नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक फिर से नई वीडियो में आप लोगों को मैं सामने पेश हुआ हूँ। आज का वीडियो जो है वो मुगल सल्तनत से संबंधित है। अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ाया है। आज जो मुगल साम्राज्य से संबंधित वीडियो है। तो मुगल में कौन कौन आज पढ़ाएंगे? हम बाबर पढ़ाएंगे, हुमायूं पढ़ाएंगे और मुगल, और उसके बाद में बीच में सूरी वंश आया था, तो वो हुमायूं के साथ में ही पढ़ा देंगे। तो आज तीन है, पार्ट वन है, इनको हम तीन पार्टों में ले जाएंगे मुगल वंश को। तो ये इसका शासनकाल जो रहा है 1526 से 1857 तक रहा है। ठीक है, तो 1526 में पता है, आप लोग कहानी पढ़ी चुके हो। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी जो उसका दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा था, उसके बाद ये मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, बहुत जल्दी पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत दिखे वहाँ पे कमेंट जरूर करें। वीडियो में कमेंट करने से ही पता चलेगा क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। तो कमेंट मैं जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखते हैं हमारा वीडियो, उसमें कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं भाई, मुगल साम्राज्य जो है 1526 से 1857 तक। तो पहले शासक थे बाबर। पहले कौन थे? बाबर थे। और लास्ट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह सेकेंड जो थे वो लास्ट, वो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद इनका समाप्त। तो मुगल जो सल्तनत है वो बाबर से शुरू होती है, बहादुर शाह जफर द्वितीय पे समाप्त होती है। तो यहां तक हमको पढ़ना है। तो हम वो आधुनिक भारत में, औरंगजेब के बाद हमने आधुनिक भारत में कवर कराया है, और ये मध्यकालीन भारत है, तो वहां से ये कवर करा रहे हैं। अब देख लीजिएगा, बाबर हमको पहले पढ़ना है। बाबर 1526 से 1530 तक रहा। इसने 3 युद्ध लड़े हैं, उसके बारे में भी जानकारी है। तो देखो, ये बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां था। तैमूर जो उज्बेकिस्तान का रहने वाला समरकंद का राजा था, जो दिल्ली सल्तनत में एक बार आया था, उधर से ये 5वां था। मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां, जब सुना होगा चंगेज खां तेमजुन, जो 13वां वंशज था। ये जो चंगेज मतलब सॉरी पितृ जो है तैमूर है, और चंगेज से मातृपक्ष है। तो एक माता रही होंगी जिनकी चंगेज खां से संबंधित रही होंगी, उस वंश से संबंधित रही होंगी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को परगना कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मतलब काबुल के पास है, हुआ। उसका बचपन का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका बचपन का नाम याद रखना, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, इसने काबुल को जीत लिया। वहीं पे एक छोटे से फरगना नाम है, परगना नहीं फरगना में हुआ था, उसमें इसने ये 1504 ईस्वी में बाबर में काबुल ने जीत लिया। बाबर को पंजाब में सूबेदार दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा तथा राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। क्योंकि लोधी राजवंश, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी राजवंश का आखिरी राजा रहा है। तो ये सब उसी के घर से संबंधित थे। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे आक्रमण करेंगे और हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर यह आता, राणा सांगे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण इससे पहले कर चुका था। 1524 में भी किया है, 1525 फिर सीधे 24 के बाद 1526 में करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें कि लोदी की जो है विजय नहीं होती है, बाबर इसमें विजयी होता है, और इसके बाद ही मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। जो अभी तक सुल्तान शब्द था उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? ये बादशाह की उपाधि अपने आप पे धारण करता है। तो देखो, बीच में हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई, इसने सुल्तान की परंपरा को समाप्त कर दिया। अब सुल्तान की परंपरा के नाम पर इसने क्या घोषित कर लिया? अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। इस युद्ध में भाई, ये युद्ध जो ना किस विधि से लड़ा जा रहा था? तुगलगमा विधि है। तुलगामा युद्ध पद्धति, जो गड्ढों को सजाना, गड्ढे खोद दे रहा था, गड्ढे पे आके हाथी फंस जा रहे थे, क्योंकि इसकी सेना जो थी 25,000 थी और उनके पास 1 लाख की सेना थी। तो सेना में भी बहुत ज्यादा इब्राहिम लोदी था, लेकिन इसने दिमागी तौर पर युद्ध हराया था। उसके बाद उस्मानी, या इसको उस्मानी विधि या रूमी पद्धति भी कहते हैं। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले
पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम लड़ाई में किया गया। ठीक है, सजाना और मिश्रण का उपयोग किया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासक, 2 हिंदू शासक मैं बता चुका हूं, विजयनगर साम्राज्य वाले, और एक जो थे देखो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी, तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ राजवंश और विजयनगर। कृष्णदेव राय की बात करता अपनी बाबरनामा में। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई, इसके द्वारा इसकी आत्मकथा थी। आगे बढ़ते हैं। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफगान, क्या कहा है, नूरे अफगान या आधुनिक आराम बाग कहा जाता था। खानवा का युद्ध इसने लड़ा। इसके बाद 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा ही इसको बुला रहे थे लड़ने के लिए और राणा सांगा से ही लड़ जाता है 1527 में, जिसमें बाबर की विजय होती है और राणा सांगा हार जाता है। उसके बाद ये गाजी की उपाधि यहाँ पे कहता है बहुत सारे गैर मुस्लिमों को मारा, क्योंकि ये हिंदुओं से युद्ध था इसका, राणा सांगा से। तो राणा सांगा को ये मार के यहाँ पे मार देता है और वहां पे विजयी होता है। उसके बाद ये गाजी की उपाधि धारण करना। गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, नाश करने वाला, तो गाजी का मतलब सीधा सीधा गैर मुस्लिमों को मारने वाला या उनको खत्म करने वाला गाजी उपाधि दी जाती थी। घाघरा का युद्ध भी लड़ता है। लास्ट युद्ध इसका था घाघरा का 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी, जो लोधी वंश का एक शासक बचा हुआ था, उसके बीच में होता है, मध्य होता है। इसमें महमूद लोधी मारा जाता है, बाबर विजयी होता है। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। उसके बाद देख लो बाबर द्वारा महत्वपूर्ण रचना क्या है। बाबर की आत्मकथा है तुझ के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका बाद में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, फारसी भाषा में किया। पहले लिखी किसमें गई थी तो बताना भैया, तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई, और इसका बाद में जब इसका अनुवाद होता है वो फारसी भाषा में होता है, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लिखित दीवान जो था, दीवान का एक पद्य था, पद्य रचना थी, जो कि तुर्की भाषा की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुर्की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण पद्य रचना मानी जाती है। ठीक, एक पद्य रचना थी। भाषा पूछ लेगा तो याद रखना तुर्की भाषा थी। कौन सी थी, तुर्की भाषा थी, पद्य रचना थी। मुस्लिम कानून के लिए एक पुस्तक इसने लिखी है, मुबाय्यान जो है लिखी। बाबर का सेना नायक मीर बाकी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। ये जो है बड़ा ट्रेंडिंग में मामला चला, तो इसको आप लोग याद रखना। इसकी जो कवर है वो आगरा, पहले आगरा से कहा जाती है, काबुल में स्थित है। ठीक है, इसका जो था पहले काबरा, इसको जो इसकी मृत्यु के बाद इसको आगरा में दफनाया जाता है, क्योंकि अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा, और आगरा के बाद काबुल तक इसकी जो है मिट्टी को ले जाया था, वहां से इसकी कबर बनाई जाती है। और कबर का कोई छत, कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाया था, सीधे ऐसे ही दफना दिया था, कोई कबर का प्रमाण नहीं मिला है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हुमायूं को। हुमायूं 1530 से 1556 का शासन रहा है। बीच में 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी, फिर उनके पुत्रों ने शासन किया। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। उसके बाद फिर से हुमायूं थोड़े दिन के लिए शासन सत्ता में आता है और उसके बाद दीन पनानस की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में देख लो। बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। इसके द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। तो युद्धों का क्रम याद रखना। तो 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन है, देवरा या देवहरा लिखा होगा 1532, चौसा, ये गोमती नदी कौन सी थी, गोमती। ठीक है, चौसा 1539, कन्नौज 1540, इसमें ये हार जाता है, और सरहिंद का 1555। ये सफावी शासक के यहाँ रह रहा होता है, कहाँ पे, जो कि ईरान में थे, इराक में थे, वहां पे रह रहा था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है बैरम खां की नेतृत्व में, इसमें इसकी विजय होती है, लेकिन पूर्ण रूप से दिल्ली पर ये नहीं बैठ पाता है वो 1500। तो इसके द्वारा 4 युद्ध का क्रम याद रखना, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध। ठीक, 4 युद्धों का क्रम याद रखना। उसके बाद 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें
हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं अपने घोड़े से गंगा में कूद पड़ा और भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाता है, और हुमायूं ने इसी के उपहार उसके एक दिन के बदले का बादशाह घोषित करता है, उसी भिस्ती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम जो है कन्नौज में पड़ता है, कन्नौज में युद्ध होता है। उसमें हुमायूं की पुनः पराजय हुई और शेरशाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ जाता है। उसके बाद हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर इस युद्ध की पराजय में हुमायूं को 1555 तक हिंदुस्तान से बाहर रखा। बाहर कहाँ रखा है? तो ये इराक में भाग जाता है। ठीक है, इराक के एक सफावी शासक के दरबार में निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर उसके बाद ये 1555 ईस्वी में मुगल और अफगानों के मध्य सर हिंद स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद ये भारत में इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर व मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। उसके बाद देख लो, अफगान बुरी तरह पराजित हुए। विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना। किंतु एक वर्ष ही बाद 1556, जो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, दिल्ली में स्थित दीनपना स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपना में हाजी बेगम ने कराया था। यह प्रथा दोहरा गुंबद वाला पहला क्या है? मकबरा है। ठीक है, दोहरी गुंबद वाला। और एक बात सुन लो, 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई जिसमें मुगल विजयी हुए। और उसके बाद दिल्ली के तख्त पर कौन बैठ जाता है? हुमायूं बैठ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो शेरशाह सूरी का समय पीरियड देख लीजिए, 1540 से 1545, क्योंकि सुना होगा कालिंजर के किला में इसकी अचानक मृत्यु होती है। तो इसके बचपन का नाम फरीद था। 1539 में चौसा युद्ध तथा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज युद्ध। हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, 1540 में विजय के बाद यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन हुआ और सूरवंश की स्थापना हुई, जो मैं बता चुका हूं। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान एक बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता है, गोला एक कलिंजर अभियान के लिए निकलता है, गोला वापस टकरा के इसी के तोपखाने पे गिर जाता है, वहीं पे खड़ा होता है और उसमें ये जल जाता है। लेकिन कलिंजर किला जब तक विजयी नहीं हो जाता तब तक ये प्राण अपने नहीं त्यागता है। ठीक है, फिर इसकी मृत्यु हो गई। इसके अपने शासनकाल में निम्नलिखित कार्य किए। तो इसके शासनकाल के कार्य: मुद्रा सुधार, तो इसने पुराने घिसे पिटे तथा मिलावटी सिक्कों के स्थान पर क्या किया है? स्वर्ण रूप शुद्ध स्वर्ण, चांदी और तांबे के प्रामाणिक सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का रुपया होता था, जो कि मुगल काल और बाद में जो है अंग्रेजी ब्रिटिश काल, प्रेजेंट टाइम भी रुपया वही चल रहा है। इसकी वजन वेट होता था 178 ग्रेन, तथा तांबे का दाम होता था 380 ग्रेन चलाया। रुपये के बाद रुपये ही बाद में मुगल एवं ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बने। याद रखना, मुगल और ब्रिटिश और आज भी चल रहा है रुपया और दाम की विनिमय दर क्या थी? 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। इसके समय में 23 टकसालें थी, जहां पे पैसे छाप, टकसाल मतलब होती है जहां पे पैसे छापने का काम होता था, जहां पे मुद्राएं छापी जाती थी। भू राजस्व सुधार इसके द्वारा देख लो। इसके समय में कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई और मापन के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का उपयोग किया। अपने राजस्व अधिकारी टोडरमल की सहायता से लगान वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक, जब्ती प्रणाली की शुरुआत पूछले किसने की थी? तो शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने क्या किया? बड़े बड़े कठोर नियम बनाए। इसने क्या कहा? जो जहां पे अपराध होगा वहां का मुखिया उसका दंड का अधिकारी होगा। सीधे सीधे वहां के प्रधान या आज के समय के प्रधान को ही दे दो तो वहां पे कानून व्यवस्था से, तो उस क्षेत्र की वारदात होने पर उसमें क्षेत्र का मुखिया दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था इसने बनाई। न्याय व्यवस्था कैसी थी? इसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही निष्पक्ष एवं कठोर थी। इसके पुत्र इस्लाम शाह, इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। संहिताबद्ध इसने कानून की किताब बनाई, जिसमें कानून में क्या न्याय विधान रखा जाए। जैसे आज का संविधान है, IPC है, वैसे इसने न्याय विधान बनाया। उसके समय में नहीं था कि इसने वो क्या बोले जाते, सरिया के हिसाब से इसने खुद एक संहिताबद्ध कानून लिखा इनके पुत्र के द्वारा।
परिवहन सुधार, इसने परिवहन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इसने लोगों के आवागमन के लिए कई सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें मुख्य सड़कें थी ग्रांड ट्रैंक रोड, जो कि बंगाल के सोनार गांव से होकर आगरा से दिल्ली होते हुए कहां तक जाती थी, लाहौर तक जाती थी। सड़क की मरम्मत कराई। आगरा जोधपुर चित्तौड़गढ़ सड़क का भी निर्माण तथा मुल्तान लाहौर सड़क का निर्माण कराया। इतनी रोडें याद कर लेना। वास्तुकला, इसने दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया, हुमायूं ने बनवाया था, हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन पुराना किला तथा किले के अंदर कोहना नाम की मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था, ठीक। इसने ज्यादातर भवनों का निर्माण जल के मध्य होता था। इसके समय में ज्यादातर जो भवनें थे उनका निर्माण जो होता था जल के मध्य होता था। तो यहां तक जानकारी शेषासुरी के उससे मिलता है। हमने बहुत सटीक और बहुत कम शब्दों में जानकारी देने की कोशिश करी है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा है, इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको हमारा आधुनिक भारत की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मध्यकालीन का ये 3rd वीडियो है। सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर एक बार जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को नोट्स चाहिए या PDF चाहिए ये वाली, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तथा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें यदि हमारे चैनल पर नए हैं। तो सभी को जय हिंद, सभी को गुड नाइट, थैंक यू।